हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका गामा फिजिक्स क्लासेस में वेलकम है। आज 11th क्लास के लिए सीबीएसई पैटर्न का जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर था उसी का सेकंड वीडियो आ रहा है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो देखिए मेजरमेंट ऑफ शार्ट डिस्टेंस पिछले लेक्चर में हो चुका है। मेजर ऑफ शार्ट डिस्टेंस में दो मेथड थे, एक तो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस था और दूसरा ओलिक एसिड मेथड था। अब आज जो रहेगा वो मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने का क्या तरीका है? देखिए लॉन्ग डिस्टेंसेस का मतलब ये हो गया जैसे कोई हाइट ऑफ हिल है या लेंथ ऑफ स्टार्स, मून एक्सेट्रा, ये सब लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं जिनको आप मीटर स्केल या किसी और मेथड से या वहाँ जा करके मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक तो पैरालैक्स मेथड अप्लाई किया जाता है। पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स होता क्या है? व्हाट इज पैरालैक्स? देखिए पैरालैक्स का मतलब ये होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का शिफ्ट कितना है, जबकि हमारी जो आई है वो साइड वाइज शिफ्ट की जाए। जैसे एक एग्जांपल देंगे, मान लीजिए कि ये है, ये मार्कर है, इसको हम कहीं पर ऐसे सामने करके और फोकस करते हैं तो ये जो वाल है इसका कोई पॉइंट इससे ढक गया। अब इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरी ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो वो ऑब्जेक्ट जब यहाँ के बाद उसको हम पूर्णतया ढकें तो इसके और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, जैसे इस वाली पोजीशन में जब ये हम मार्कर करते हैं तो वाल का जो पॉइंट ये कवर कर रहा है, अब जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है पैरालैक्स जहाँ कंसीडर करना है, मेजर करना है, उधर जब हम इसको इसी पॉइंट से घुमा करके यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो ये जहाँ जा करके जिस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट को जब ये पूर्णतया कवर कर लेता है तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच जो एंगल बनता है दैट इज पैरालैक्स, दैट इज पैरालैक्स एंगल। तो पैरालैक्स मेथड से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये वाला मेथड किसी ऐसे स्टार की डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जिसकी डिस्टेंस अर्थ से, यहाँ जहाँ पर हम हैं, यहाँ से 100 लाइट ईयर से ज़्यादा ना हो। 1 लाइट ईयर मीन्स, लाइट ईयर की बात बता, लाइट ईयर मीन्स कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट क्या है बच्चों? ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम बता दें। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर 9.65 × 10⁻11 मीटर के नियर अबाउट होता है। 9.46 होता है, 65 नहीं होता, 9.46। ये लर्न कर लेना, देख लेना बुक से भी। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4। यहाँ पर देखिए कोई जो बातें बताई जा रही हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, प्योरली कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। फिजिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लर्न करें, बल्कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाए तो आप उसको, आप जैसे क्वेश्चन एक डेफिनेट तरीका नहीं होता, क्वेश्चंस बदल के भी पूछे जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो जाए। हमारा प्रयास ये है कि पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप समझ जाएँ, और फिर भी अगर कोई भी चैलेंज आता है तो आप कमेंट करिए, उसको रिमूव किया जाएगा। तो ये 1 लाइट ईयर इतना होता है। तो इस मेथड से, पैरालैक्स मेथड से जो ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड से जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं उसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 लाइट ईयर भी बहुत है, लेकिन 100 लाइट ईयर से ज़्यादा डिस्टेंस पर किसी स्टार का डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज़्यादा ना हो। डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या है, इसको आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए, देखिए एक कोई ऐसा
ऐसा स्टार मान लिया गया कि जिसकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, वेरी फार ऑफ स्टार, फार ऑफ मतलब इतनी डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये अर्थ, देखिए अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन 1 ईयर, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ इन 1 ईयर। ठीक है, अब यहाँ जहाँ पर इस समय अर्थ है, जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर ऑब्जर्वर है, एक ही बात है, जहाँ पर आप हैं, यहाँ से कोई स्टार अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसकी है, वेरी फार ऑफ स्टार है, तो वो किसी पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए, ठीक है, मान लो ये सन है, यहाँ पर सन है, ये सन है, और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। ध्यान दे रहे ना बेटे, समझ में आ जाए बस। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, यहाँ पर सन है, ये सन है, एस फॉर सन, और जिस स्टार की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो स्टार अर्थ से मान लीजिए ये कैपिटल डी डिस्टेंस पर है, ये इस स्टार की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। ये सन है और ये सन को एस डैश कह दें, एस फॉर सन, लेकिन डैश लगा दिया क्योंकि यहाँ स्टार के लिए एस कहेंगे। ठीक, एक कोई ऐसा स्टार हम इमेज देख लेते हैं, उसको चूज कर लेते हैं जो अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, वेरी फार ऑफ वो स्टार है, तो अर्थ की पोजीशन बदलने पर भी, ये अर्थ है, यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर किसी समय मान लीजिए आज हम जहाँ हैं ये अर्थ की पोजीशन है, इसको E1 कह देते हैं, ई फॉर अर्थ, 1 माने यहाँ पर हैं हम, E1 पोजीशन। यहाँ से कोई फार ऑफ स्टार है, वो स्टार बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, उस स्टार की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उस स्टार के डिस्टेंस को जब अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तब भी उस स्टार की डिस्टेंस चेंज, मतलब उस स्टार की पोजीशन हमेशा वही बन, जैसे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, मान लीजिए आप रात में, जैसे रात में जब मून चमक रहा है या दिन में जब सन चमक रहा है, आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, आप देखिए मून को देखते जाइए, मून, सन को देखना आसान नहीं, मून को देखिए, आप व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको लगेगा मून भी आपके साथ साथ ही चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि मून इज, डिस्टेंस ऑफ मून इज सो हाई। तो यहाँ पर ये कोई एक स्टार है n, ये स्टार n को हमने कंसीडर कर लिया, इसके बीच में कोई समझने में दिक्कत नहीं। हम इस समय आज हमारी पोजीशन यहाँ है अर्थ पर, ये E1 है, ये अर्थ है, E1 पोजीशन पर है। एक कोई मानक स्टार है, कोई स्टैंडर्ड स्टार है जिसकी डिस्टेंस अर्थ से इतनी ज़्यादा है कि अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तब भी इसकी पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये हमको एग्जैक्टली ऊपर ही दिखेगा। और जिस स्टार की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो ये है, अब पैरालैक्स ऑफ दिस स्टार, एंगल ऑफ पैरालैक्स ऑफ दिस स्टार रिलेटिव टू द स्टार फार ऑफ स्टार n इज, दिस एंगल इज θ1। चलिए ठीक है, जिस स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है वो S है, एक ऐसा स्टार है जो बहुत फार ऑफ है वो N है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिखे होने से कोई मतलब नहीं। यहाँ N है, N स्टार इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है अर्थ से कि इसकी पोजीशन हमेशा हमको ऊपर ही दिखाई पड़ेगी। तो N स्टार के रेस्पेक्ट में ये स्टार S का जो पैरालैक्स एंगल है ये θ1 है। आज की डेट में जहाँ पर ये अर्थ है यहाँ हम हैं, आज की डेट मान लीजिए आज 17 मई है, 17 मई है, 17 मई, ठीक है, 17 मई को। आफ्टर 6 ईयर्स ये अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, आफ्टर 6 ईयर्स ये अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ आ जाएगी, ये अर्थ की पोजीशन मान लो E2 हो गई, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स डेट क्या पड़ जाएगी, 17 मई है, जून जुलाई अगस्त, 17 या 18 नवंबर कह लो, 18 नवंबर, ठीक है। 18 नवंबर को हम यहाँ, ये अर्थ यहाँ पहुँच जाएगी, माने हम यहाँ पहुँच जाएंगे, माने ऑब्जर्वर यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो N स्टार था उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि स्टार N इज वेरी फार ऑफ द अर्थ।
लेकिन अब यहाँ E2 पोजीशन से सन S की स्टार S जिसकी डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, इसका जो पैरालैक्स एंगल है ये θ2 बन गया। ये वाला एंगल θ1 है, इट मीन्स ये एंगल θ1 है। ये वाला एंगल θ2 है, इट मीन्स ये एंगल θ2 है। तो ये जो टोटल एंगल सबटेंड बाय द टू पोजीशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज θ1 प्लस θ2। टोटल एंगल सबटेंड बाय द अर्थ अराउंड द सन इन दिस टू पोजीशंस E1 एंड E2 इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये हो गया। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है स्टार S के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो ये आर्क हो गया है। तो ये स्ट्रेट लाइन लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो आर्क ही मान लिया जाता है। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। अब एंगल कितना सबटेंड हो रहा है थीटा, आर्क ये यहाँ से यहाँ तक की आर्क मतलब ये E1 और E2 के बीच की मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, लेट इट इज स्मॉल लेटर का d। ठीक है, तो आर्क हो गया स्मॉल लेटर का d अपान ये रेडियस इस पॉइंट के अलॉन्ग ये एक सर्किल बन रहा है। ये रेडियस इज द डिस्टेंस कैपिटल D ऑफ दैट वेरी स्टार हुज डिस्टेंस वी हैव टू मेजर फ्रॉम द अर्थ। तो क्या हो गया कैपिटल D इक्वल टू क्या है बेटे स्मॉल d अपान थीटा, जहाँ थीटा पैरालैक्स एंगल है और स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इसकी वैल्यू ये स्मॉल d की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के आस इतना होती है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इस तरीके से ये हम मेजर कर लेते हैं। इस स्टार S की डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पैरालैक्स मेथड से मेजर हो जाती है। ठीक है, दूसरा एक और है, जैसे मान लीजिए कि हम मून के बारे में डायमीटर ऑफ मून मेजर करना चाहते हैं। डिस्टेंस उधर था, डायमीटर ऑफ मून। दूसरा मेथड क्या है, डायमीटर ऑफ मून कैसे मेजर करेंगे। ये मून है, ये मून है, डायमीटर इसका हमें मेजर करना है। अगर हम मून को अर्थ के किसी पॉइंट से देखें, अर्थ पर जहाँ पर हम हैं, फुल मून की बात करते हैं, फुल मून जिस दिन है, यहाँ अर्थ ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ से हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मून की डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए ये कैपिटल D ही मान लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सेंटर है C। मून की डिस्टेंस ऑब्जर्व करने के लिए हम एक टेलीस्कोप यूज करते हैं। अब वो टेलीस्कोप जब मून को हम टेलीस्कोप से देखेंगे, ऐसे भी देखें तो हमको मून का जो शेप है वो डिस्क जैसा दिखता है, सर्कुलर डिस्क जैसा दिखता है। तो ये मून है, सर्कुलर डिस्क जैसा दिख रहा है। पॉइंट O पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर ये जो मून का ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसका डायमीटर दैट इज डायमीटर ऑफ मून इज, ये डायमीटर ऑफ मून सबटेंड एन एंगल, दिस एंगल थीटा एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेलीस्कोप से जब मून को देखेंगे तो डिस्क जैसा दिखेगा और इसके डिस्क के जो दोनों साइड्स हैं, ये जो डायमीटर है AB, ये डायमीटर AB जो है वो पॉइंट O पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O पर जहाँ पर टेलीस्कोप लगाया गया है वहाँ पर ये डायमीटर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। और ये वाली डायमीटर जो है, डायमीटर ये डिस्टेंस स्मॉल d कह देते हैं, कैपिटल D कह देते हैं। ये डायमीटर को यहाँ से यहाँ तक स्मॉल a कह देते हैं। ठीक, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए ये जो डायमीटर ऑफ मून है ये एक तरीके से आर्क का काम करने लगा। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। तो आर्क है A और रेडियस है कैपिटल D, दैट इज A इक्वल टू थीटा D, वेयर D इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम
अर्थ, ये डी इज नोन एंड ए इज द डायमीटर ऑफ मून, ये मेजर कर लेते हैं। तो ये बहुत जो लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं उनको मेजर करने के लिए ये दो तरीके बनाए गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेजर करने का तरीका हो गया। अब आगे का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो होने जा रहा है बेटे, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन, ये ज़्यादातर बच्चे बार बार पूछते भी हैं, पूछा भी जाता है। एक्यूरेसी क्या है और प्रेसीजन क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन, मान लीजिए कोई ये टारगेट है जहां पर आपको निशाना लगाना है, ये कोई टारगेट है, ठीक है, टारगेट है, और इस टारगेट को आप स्ट्राइक करने के लिए आपको मान लीजिए 5 शूट दिए जाते हैं, 5 फायर आप शूट कर 5 बार शूट कर सकते हैं। ये टारगेट है, इसको 5 शूट आपको दिए गए, 5 बार शूट करिए, इस टारगेट पर आपको निशाना लगाना है। मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अभी बढ़िया समझ जाओगे, अलग अलग स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट ने टारगेट का यहाँ एक फर्स्ट फायर किया, यहाँ पड़ा, सेकंड यहाँ पड़ा, थर्ड यहाँ पड़ा, फोर्थ यहाँ पड़ा, फिफ्थ यहाँ पड़ गया, 5 बार 5 राउंड लगाया गया। फिर यही टारगेट, वही टारगेट वही है, दूसरा स्टूडेंट जो है उसको जब दिया गया 5 चांस उसको भी दिए गए, तो उसने क्या किया कि एक फायर यहाँ मारा, एक फायर यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, एक बार 5 राउंड हो गया। तीसरा एक और स्टूडेंट है, उसको यही दिया गया, ये यहाँ पर ये टारगेट ही ये है, टारगेट ये है, उसने फायर किया, एक बार यहाँ 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 फायर किया, एक बार यहाँ, ठीक है। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है और ये केस थर्ड है। चलिए इसी तीनों केस पर ही चर्चा करेंगे, तीनों। यहाँ पर टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर है, सारे जो स्ट्राइक्स हैं, सारे स्ट्राइक्स टारगेट से बहुत दूर हैं। इसका मतलब टारगेट के रिस्पेक्ट में इनका मेजरमेंट बहुत ज़्यादा है, माने टारगेट से कोई आपस में भी सारे स्ट्राइक्स, सारे शूट्स आपस में भी बहुत दूर दूर हैं और टारगेट से भी बहुत दूर हैं। इसका एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि इस टारगेट से कितना नियर, कितना नज़दीक, कितना क्लोज्ड फायर उसका हो रहा है। तो इसका फायर, ये जो 5 फायर्स हैं, ये इस टारगेट के ना तो क्लोज ही हैं, माने क्लोज बिल्कुल नहीं, देखिए बहुत दूर दूर हैं, तो इनकी एक्यूरेसी बहुत कम है। एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स दैट द मेजर्ड वैल्यू इज हाउ मच नियर, इज हाउ मच सेटिस्फाइड बाय द एक्चुअल वैल्यू। Accuracy of measurement represents that the measured value is how much agreed with the actual value, how much agreed with the actual value। तो यहाँ पर measured value या जो फायर लगाया गया, ये actual value के कितना एग्रीड, बिल्कुल एग्री नहीं है, माने इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। यहाँ पर देखिए ये टारगेट है, ये जो 5 फायर लगाए गए हैं, ये मेजर्ड वैल्यू माने जो टारगेट के बहुत नज़दीक है, माने इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। Accuracy of any measurement represents that the measured value is how much agreed with the actual value, true value। तो ट्रू वैल्यू से ये बहुत नज़दीक है, माने इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। यहाँ पर ट्रू वैल्यू ये है, ये टारगेट आपस में तो बहुत क्लोज्ड हैं, इनका रिजोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन टारगेट से बहुत दूर है, माने इसकी एक्यूरेसी कम है, लेकिन अब प्रेसिजन सुन लो क्या होता है। प्रेसिजन रिप्रेजेंट्स दैट द मेजर्ड वैल्यू इज हाउ मच रिजोल्यूटेड, रिजोल्यूशन कितना हो रहा है, आपस में उनका कितना रिजोल्यूशन है, जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए वो एक दूसरे के साथ कितने क्लोज्ड हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स प्रेसिजन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स प्रेसिजन एंड मेजर्ड वैल्यू इज हाउ मच एग्रीड विथ रियल वैल्यू रिप्रेजेंट्स एक्यूरेसी।
ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जो टारगेट्स 5 हैं, 5 फायर जो हैं, ये आपस में तो बड़े क्लोज है, इनका रेजोल्यूशन बहुत कम है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बहुत कम है, लेकिन जो रियल वैल्यू है, जो टारगेट था वहाँ से बहुत दूर है। इट मीन्स इनकी एक्यूरेसी तो बहुत कम है, लेकिन प्रेसिजन बहुत ज़्यादा है। इनकी ना एक्यूरेसी है, माने टारगेट से बहुत दूर भी हैं, और प्रेसिजन भी बहुत कम है। इट मीन्स ये आपस में भी क्लोज्ड नहीं है। तो प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी बोथ आर वेरी लेस हियर एक्यूरेसी इज वेरी लेस बट प्रेसिजन इज वेरी हाई। इधर एक्यूरेसी इज वेरी हाई बट प्रेसिजन इज वेरी लेस। क्यों? ये जो टारगेट पर ये टारगेट के अलांग जो फायर किए गए वो आपस में बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे से क्लोज नहीं है, माने इनका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। रेजोल्यूशन ज़्यादा इट मीन्स प्रेसिजन ज़्यादा, प्रेसिजन कम। ज़्यादा प्रेसिजन का मतलब कम रेजोल्यूशन, ठीक है। तो प्रेसिजन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेजर्ड वैल्यू किस लिमिट तक रेजोल्यूट हो रही है, रेजोल्यूशन कितना हो रहा है, हाउ मच क्लोज्ड इज मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड जो ऑब्जर्वेशन जितने भी लिए जा रहे हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोज्ड हैं, दैट इज प्रेसिजन। और जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज्ड है, दैट इज एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स दैट द मेजरमेंट इज हाउ मच एग्रीड विद द ट्रू वैल्यू, और प्रेसिजन रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज हाउ मच लिमिट इज द रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स प्रेसिजन, ठीक है। तो प्रेसिजन और एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन समझ में आया बेटे? ये थोड़ा सा टेक्निकल बात रहती है, बच्चे बार बार पूछते हैं तो हमने बता दिया। तो एक्यूरेसी हो गया और प्रेसिजन हो गया। अब अगला टॉपिक है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को ही लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट क्या होता है? देखिए, लीस्ट काउंट मेजरिंग अपरेटस का होता है। जिस अपरेटस से हम मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग अपरेटस रिप्रेजेंट्स दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्जर्व्ड by that very apparatus is how much smallest measurement is possible by that very apparatus accurately। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट ऑफ एनी measuring apparatus represents that how much smallest measurement is possible accurately by that very apparatus। जैसे एग्जाम्पल देंगे, बढ़िया समझ जाओगे। ये जो मीटर स्केल होता है, जो आपके पास स्केल होती है, इससे मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली? 1 मिलीमीटर। दैट इज 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस है तो आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई और मेजरिंग अपरेटस यूज किया जाएगा। उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर से 1/10 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट पॉसिबल है। मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो ये 1/10 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। अगर 1/10 मिलीमीटर, या इसको आप कह सकते हो 0.1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस मेजर करना है तो स्क्रू गेज यूज। ये वर्नियर है, वर्नियर। स्क्रू गेज से 1/100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, इतना मेजर कर सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का हो गया
1/100 मिलीमीटर। ऐसे मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच इज पॉसिबल एक्यूरेटली बाय द मेजरिंग अपरेटस इज नोन एज लीस्ट काउंट और लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। ओके, तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी हो गई। इससे भी कम डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आपको फिर माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, अब इतना ही टॉपिक आज का रहेगा। यहाँ तक आप देखिए वीडियो, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए। थैंक्स।